जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और फैसेट्स ऑफ यूपीएससी में आपका स्वागत है। यूपीएससी के द्वारा रिसेंटली जो पेपर कंडक्ट करवाया गया मार्च में ही, सीबीआई डीएसपी एलडीसीई एग्ज़ाम, इसके जो हिस्ट्री सेक्शन है इनके हमने कुछ सवालों को कवर किया था और हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस हमने कवर करे और नाउ हम लोग हिस्ट्री के जो बचे हुए सवाल हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, उन्हें इस वीडियो में कवर करेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। देखिए, जो हिंदू विडो रीमैरेज एक्ट है ना, ये 1856 में आया। आर्य समाज की स्टेब्लिशमेंट 1875 में हुई। ठीक है, तो डायरेक्ट सपोर्ट जो है यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया गया, एक्टिवली वर्कड फॉर द पैसेज। तो ये बात इस कारण से गलत हो जाती है और 1 और 2 इसका आंसर होगा। और आप सबने ये बात कमेंट में कही भी, मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज आप एक्टिवली ना केवल देख रहे हैं क्वेश्चन को, बल्कि अटेम्प्ट भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर क्वेश्चन से हमें लर्निंग लेनी है। इससे एसोसिएटेड हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन को भी कवर किया था, तो डेफिनेटली ये चीज़ें हेल्प करती हैं। और पीडीएफ में ये करेक्शन मैंने कर दी है। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का ये पहला क्वेश्चन है। आपका काम वही है कि वीडियो पोस्ट करना है, पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इसके बाद ही आगे बढ़ना है। देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा गया है नारीवादी पाठ, यानी एक फेमिनिस्ट टेक्स्ट है, नाम है स्त्री पुरुष तुलना। ये किनके द्वारा लिखा गया था? डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारे पास पंडिता रमाबाई, रुखमाबाई, रोकैया सखावत हुसैन और चौथा है ताराबाई शिंदे। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपके सीडीएस में पूछा गया था 2017 में। क्वेश्चन था, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक अ कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मैन, यानी महिलाओं और पुरुष के बीच के कंपैरिजन पर किताब किन्होंने लिखी थी। तो सेम ही बात है, ये आप देख सकते हैं, स्त्री पुरुष तुलना है ना, कंपैरिजन की बात की जा रही है। तो ये क्वेश्चन जो है मैंने पोस्ट करा था 26 जुलाई 2022 को, यानी लास्ट टू लास्ट ईयर। और मैंने भी यही क्वेश्चन लिखा था, हु एजुकेटेड एट होम एट पूना एंड पब्लिश्ड अ बुक स्त्री पुरुष तुलना अ कंपैरिजन बिटवीन वीमेन एंड मेन विच क्रिटिसाइजेज द सोशल डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वीमेन। यानी ये कहा जा रहा है कि इन्होंने जो है अपनी पढ़ाई घर में ही करी, पूना में, और एक पुस्तक भी प्रकाशित करी स्त्री पुरुष तुलना के नाम से, जो कि एक सामाजिक अंतर को दिखाता है पुरुषों और महिलाओं के बीच। तो मतलब सब सवाल सेम ही है। और इसके आंसर की हम बात करते हैं। तो ये है क्लास 8th की एनसीईआरटी हिस्ट्री, जो कि मैंने कंप्लीट पढ़ा दी है, सारा चैप्टर बाय चैप्टर। और जब हमने इस चैप्टर को कवर किया था तो इस क्वेश्चन को भी कवर किया था, और इसके बाद ही मैंने टेलीग्राम में ये क्वेश्चन पोस्ट करा था। तो देखिए क्या बताया जा रहा है। तो जो सामाजिक कुरीतियां हैं, इनसे हमारे समाज सुधारकों ने काफ़ी एक तरीके से प्रयास किया ताकि इन कुरीतियों को दूर किया जा सके, जिनमें विद्यासागर जी का नाम सर्वप्रथम आता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का, जिन्होंने गर्ल्स के लिए जो है स्कूल सेटअप किया था। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं आर्य समाज की भी, आर्य समाज, और इसके साथ ही ज्योतिबा फुले जी का जो मूवमेंट था महाराष्ट्र में, ये सभी नाम आते हैं ना। वीमेन की जब हम बात करते हैं तो हम ईयरली 20th सेंचुरी में देखते हैं मुस्लिम वीमेन, जैसे भोपाल की बेगम्स, और इन्होंने एक काफ़ी प्रमुख रोल निभाया एजुकेशन को प्रमोट करने में। और इसी के बाद हम देखते हैं कि एक काफ़ी रिमार्केबल वीमेन है, नाम है बेगम रोकेया सखावत हुसैन। इन्होंने मुस्लिम गर्ल्स के लिए स्कूल भी इस्टेब्लिश करा पटना और कलकत्ता में। 1880 के दशक तक हम देखते हैं कि भारतीय महिलाएं यूनिवर्सिटीज़ में एंटर करती हैं, और इनमें से तो काफ़ी सारे डॉक्टर्स, टीचर्स बनती हैं। और इनमें एक काफ़ी फेमस स्कॉलर है, नाम है इनका ताराबाई शिंदे। इन्होंने एक किताब लिखी स्त्री पुरुष तुलना के नाम से, यानी अ कंपैरिजन बिटवीन वीमेन एंड मेन। और इन्होंने जो सोशल डिफरेंसेस हैं पुरुष और महिलाओं के बीच, इनको क्रिटिसाइज किया। तो नाम आप ध्यान रखिएगा, नाम है, इमेज भी आप अच्छा, ये इमेज पंडिता रमाबाई जी की है, बट ताराबाई शिंदे का नाम आप ध्यान रखिएगा कि ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम की पुस्तक लिखी। तो आंसर है इसका, आंसर ऑप्शन डी है, ताराबाई शिंदे। बाकी के ऑप्शंस में जो नाम मेंशन है वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है और इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें भी हम कवर करते हैं। जैसे ये रखमाबाई वाला, ये क्वेश्चन तो सिविल सर्विसेज में ही पूछा गया था। ठीक है, सिविल सर्विसेज 2020 में। इसका जो ऑफिशियल आंसर दिया था यूपीएससी ने, 2 और 3 दिया था, यानी इसमें जो सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट है, एज ऑफ कंसेंट से ये संबंधित था और कंज्यूगल राइट्स के रेस्टिट्यूशन से संबंधित था। इन पर हम बात करेंगे और इन पर हमने डिस्कशन किया भी है। सिविल सर्विसेज 2020 की आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें हमने सभी क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमने बेगम रोकेया के विषय में बात करी, सामाजिक सुधारक हैं, सोशल रिफॉर्मर हैं। तो इन्होंने काफ़ी सारी पुस्तकें लिखी थी। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि बेगम रोकेया जी के द्वारा कौन सी पुस्तक में उनका योगदान नहीं देखने को मिलता है। ऑप्शन है अर्धांगी, गृह, मदर इंडिया और सुल्तानाज ड्रीम। तो इसमें से जो मदर इंडिया है ना, ये कैथरीन मेयो के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, बाकी जो है ये बेगम रोकेया के द्वारा लिखा गया, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए।
इसी के साथ ही हम देखते हैं, हाँ तो ये थोड़ा समझ लेते हैं। बेगम रुकैया वाज अ प्रोमिनेंट बंगाली फेमिनिस्ट थिंकर, राइटर, एजुकेटर एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वीमेन के लिबरेशन में अपना योगदान दिया। तो अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, यूपीएससी के द्वारा ही पूछे गए क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था कि सुल्तानाज ड्रीम के ऑथर कौन है, तो सुल्तानाज ड्रीम के ऑथर भी जो है ये बेगम रुकैया ही है। इस बुक में क्या जिक्र है, यही जिक्र है कि किस तरीके से जो वीमेन है और मैन है इनके बारे में जिक्र है, और इनके जो सोशल कंट्रीब्यूशन है उनके विषय में बात की गई है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है यूपीएससी के कई सारी परीक्षाओं में, जिनमें सीडीएस शामिल है। आई थिंक ये क्वेश्चन एक बार पहले भी पूछा गया है सीडीएस में, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट सीएपीएफ में पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान से इसे समझिए। देखिए क्या कहा जा रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग पायोनियरिंग बंगाली वीमेन सीरियलाइज्ड हर ऑटोबायोग्राफी अमर कथा बिटवीन 1910 एंड 1913। यानी अमर कथा नाम की ऑटोबायोग्राफी किन की है, और इस पर सीरियल्स भी बने हैं। ठीक है, तो थीम इन इंडियन हिस्ट्री जो है इसका पार्ट 1 और 2 मैंने कंप्लीट कर दिया है। पार्ट 3 के आई थिंक 2 या 3 चैप्टर बचे हुए हैं, मैं चेक कर लूंगा और जल्दी उस पर भी कवर कर दूंगा। तो इसमें से हमने एक चैप्टर पढ़ा था, ये कॉलोनियल सिटीज़ के नाम वाला जो चैप्टर है, हालांकि ये हमने अलग से क्वेश्चन भी डिस्कस करा है। अमर कथा के नाम से ये आपको बॉक्सेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस बॉक्स में आप देख सकते हैं अमर कथा माई स्टोरी। ऑथर कौन है, विनोदिनी दासी। ये एक पायनियरिंग फिगर है बंगाली थिएटर में, लेट 19th सेंचुरी में हम देखते हैं, और इन्होंने क्लोजली वर्क करा है गिरीश चंद्र घोष जी के साथ, और ये प्राइम मूवर्स थी। और इसमें जो स्टार थिएटर जो कि काफ़ी फेमस थिएटर था, इनके इस्टेब्लिशमेंट में इन्होंने एक प्रमुख योगदान निभाया। 1910 और से 13 के बीच हम देखते हैं कि इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी को सीरियलाइज्ड भी किया, अमर कथा के नाम से जो ऑटोबायोग्राफी थी। अमर कथा का मतलब मेरी कथा, माई स्टोरी। तो आंसर क्या है इसका, आंसर है ऑप्शन डी, विनोदिनी दासी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो मैंने अभी आपको बुक्स बताए, सबसे पहले स्त्री पुरुष तुलना, एक सेकेंड, हाँ सबसे पहले स्त्री पुरुष तुलना, ठीक है ये सबसे इंपॉर्टेंट बुक है। दूसरा मैंने आपको बताया स्त्री पुरुष तुलना के बाद सुल्तानाज ड्रीम, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो तीसरा अभी हमने डिस्कस करा अमर कथा, इंपॉर्टेंट है ये। तो ये सारी बातें मैंने लिख दी है यहाँ पे पीडीएफ में। ठीक है, तो आप जब रिवीजन करेंगे तो इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और पीडीएफ मैं शेयर कर दे रहा हूँ टेलीग्राम चैनल में साथ के साथ ही, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है, कौन सा नवपाषाण युगीन स्थल है, नियोलिथिक साइट के बारे में पूछा गया है। तो जब हम एंशियंट हिस्ट्री से भी पहले का पार्ट कवर करते हैं, प्री हिस्ट्रिक टाइम, तो उसमें हम 3 तरीके से जो है क्लासीफाई करते हैं। कौन सा पीरियड को, तो जो स्टोन एज है ना उसमें, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सबसे पूरा पाषाण युग है, यानी जो पाषाण युग है उनमें भी जो सबसे पहले वाला हिस्सा है वो कहलाता है पैलियोलिथिक, और बीच वाला मीजोलिथिक, और सबसे नया वाला कहलाता है नियोलिथिक। अब ये क्वेश्चन देखिए, इस तरीके के जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी ही फ्रेम कर सकती है। देखिए कैसे, तो क्लास 6 की एनसीईआरटी हमने कंप्लीट डिस्कस करी है, उम्मीद है आपने देखा होगा। क्यों, क्योंकि देखिए क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है, और इसमें हंटिंग गैदरिंग से लेकर भोजन उगाने तक की प्रक्रिया है। और इसमें आप देखेंगे तो ये एक इंपॉर्टेंट मैप था, और मैंने मैपिंग पर कंप्लीट वीडियो बनाई है, तो उसमें भी उस टाइम पे भी मैंने इस मैप को डिस्कस किया था, क्योंकि एनसीईआरटी 6 to 12 तक की हमने कंप्लीट मैपिंग करी है। तो उस टाइम पे हमने आर्कियोलॉजिकल साइट्स को कवर करा था। अब ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स में इंडेक्स देखिए, इस तरीके से जो रेड ट्राइंगल है यह पैलियोलिथिक, ये जो आपको स्क्वायर दिख रहा है यह है नियोलिथिक, और इसके बाद सर्कल में है मेगालिथिक है, और इसके बाद ये ईयरली विलेज सेटलमेंट्स जो हमें देखने को मिले, और इसके बाद आती है मॉडर्न सिटीज। तो हमें तो क्वेश्चन में नियोलिथिक पूछा गया है, तो नियोलिथिक कौन सा, स्क्वायर वाला, देख लेते हैं स्क्वायर वाला। तो स्क्वायर में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा तमिलनाडु में पय्यमपल्ली, ठीक है, और कर्नाटक में हल्लूर। तो ये दो जो हैं साउथ इंडिया में हम देख रहे हैं कि ये नियोलिथिक साइट्स हैं। अगर हम बात करें मेगालिथिक की, तो मेगालिथिक साइट कौन कौन से हैं, एक आदि चन्नलूर है, और इसके बाद हम देख रहे हैं ग्रीन वाले में ब्रह्मगिरी है। ठीक है, कुरनूल की बात करें तो ये पैलियोलिथिक साइट है। तो थोड़ा लिस्ट बना लीजिए, ये दो जो है ये पैलियोलिथिक है, और इसके बाद हल्लूर और पय्यमपल्ली जो है ये नियोलिथिक है, और आदि चन्नलूर और ब्रह्मगिरी ये कौन है, मेगालिथिक है। ठीक है, जिनमें बड़े साइज के स्टोन वाले जो हमें हथियार देखने को मिलते हैं। अब ये क्वेश्चन तो 6th क्लास की एनसीईआरटी से है,
बट बात वही है ना कि फिर जब हम मैपिंग करते हैं तो मैपिंग में क्या हम इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, बहुत ज़्यादा तो मैप्स है नहीं 6 से 12 तक की एनसीईआरटी में, तो थोड़ा 2-3 घंटा इनमें जब आप एक बार टाइम देंगे बैठ करके और चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, ध्यान देंगे कि कौन सा नियोलिथिक है कौन सा मिजोलिथिक, तभी ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। और अब पैटर्न देखना, इस तरीके के क्वेश्चन आपको हर पेपर में देखने को मिल रहे हैं जो भी यूपीएससी के द्वारा लिए जा रहे हैं, तो थोड़ा इस चीज़ को गौर से समझ लें और मैपिंग लेक्चर को कवर करें। और सिर्फ लेक्चर से तो बात नहीं बनेगी, लेक्चर जब आप कवर करें उसके साथ ही आप खुद से मैपिंग करें, मैप्स ड्रॉ करें और इनमें इन चीज़ों को मार्क करें। इवन यही नहीं, हड़प्पन सिविलाइजेशन में आप देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको इंपॉर्टेंट साइट्स को मार्क करना है। केवल यूपीएससी सिविल सर्विसेज में ही नहीं बल्कि आप सीडीएस के पेपर में भी देखेंगे तो इन्होंने पूछा हुआ है कि मोहनजोदड़ो के सबसे सामने की साइट कौन सी देखने को मिलेगी। इसी पेपर में जब हम देखते हैं आगे तो इसमें इस क्वेश्चन को देखिएगा जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है। इसमें देखिए महाजन पद के विषय में आपसे पूछा गया है और नॉर्थ, अच्छा साउथ से नॉर्थ जो है आपको लोकेट करना है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो वीडियोस मैं आपको मेंशन करता हूं कि ये आपको देखना है वो मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे उनके लिंक डाल देता हूं, वहां से आप जा करके देख सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इंडियन एसोसिएशन के बारे में पूछा गया है, उम्मीद है आपने प्रयास किया होगा। देखिए नॉट करेक्ट आपको बताना है। पहला ये कहा जा रहा है कि जो इंडियन एसोसिएशन था जो कि 1876 में गठित किया गया था, पहला ये है कि इन्होंने स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन को क्रिएट करने का प्रयास किया देश में। किन पर? तो जो राजनीतिक सवाल है यानी जो पॉलिटिकल क्वेश्चन है उन पर, और एक तरीके से भारतीय लोगों को यूनिफाई करने का प्रयास किया एक कॉमन पॉलिटिकल प्रोग्राम में ला करके। तो एक तरीके से कांग्रेस सी सिमिलर सी सिचुएशन देखने को मिल रही है इनिशियल डेज में। इवन 1885 में कांग्रेस की स्टेब्लिशमेंट होती है, तो वन ऑफ द जो पॉलिटिकल मोटिव रहता है वो सिमिलर सा ही देखने को मिल रहा है इंडियन एसोसिएशन से। दूसरा ये कहा जा रहा है जो गरीब लोग होते हैं, जो पुअरर पीपल है, इनसे कोई मेंबरशिप फी नहीं चार्ज की जाती थी इंडियन एसोसिएशन के द्वारा। तीसरा ये कहा जा रहा है कि बंगाल के कई सारे शहरों में जो है ये ब्रांचेज खोले गए, और ना केवल बंगाल में बल्कि बंगाल के बाहर भी अनेक शहरों में भी जो है ब्रांचेज ओपन किए गए इंडियन एसोसिएशन के। चौथा ये कहा जा रहा है जब हम नेतृत्व की बात करेंगे किनके द्वारा इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया गया, तो इनमें सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस जी का नाम आता है। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन है ये सभी आपको स्पेक्ट्रम में देखने को मिल जाएंगे, तो ये क्वेश्चन भी स्पेक्ट्रम में आप कवर कर सकते हैं। देखिए क्या कहा गया है, वही बात है कि एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन को पॉलिटिकल क्वेश्चन पर क्रिएट करना है, यूनिफाई करना है भारतीय लोगों को एक कॉमन पॉलिटिकल प्रोग्राम के तहत। इसके बाद जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये हम देख सकते हैं कि मेंबरशिप फी जो है इसे कम रखा गया था ताकि पुअरर सेक्शन को भी अट्रैक्ट किया जा सके इस संगठन में, इस एसोसिएशन में। फाउंडर का नाम तो स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है, ये पढ़ सकते हैं, यंगर नेशनलिस्ट ऑफ बंगाल लेड बाय सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। ईयर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ईयर है। कांग्रेस से पहले जो भी एसोसिएशंस थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन पर क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। 1876 का ईयर था। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है इसमें कह दिया गया है कि कोई मेंबरशिप फी नहीं थी, ऐसा नहीं है। पुअरर पीपल के लिए कम थी, इवन इनफैक्ट सभी के लिए कम थी, ताकि पुअरर सेक्शन भी जो है, पुअरर सेक्शन भी ये एलिनेट ना हो और इंडियन एसोसिएशन से जुड़ सके। ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, इनमें से कौन गदर पार्टी के सेक्रेटरी के रूप में लाला हरदयाल के उत्तराधिकारी बने। यानी आपको बताना है कि लाला हरदयाल के बाद कौन सेक्रेटरी बनते हैं गदर पार्टी के। अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है पहला भाई संतोख सिंह, दूसरा है सोहन सिंह भाकना, तीसरा है रामनाथ पुरी और चौथा है तारकनाथ दास। देखिए कंप्लीट वीडियो मैंने बनाई है अलग से गदर पार्टी के ऊपर, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, सिविल सर्विसेज में भी क्वेश्चन आया 2022 में ना, तो उसमें करीब जो है 8-10 सवाल होंगे गदर पार्टी के ऊपर जो कि यूपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं। उन सभी क्वेश्चंस को करने के बाद आप ऐसे क्वेश्चंस इजीली कवर कर लेंगे, क्योंकि ना केवल मैंने आपको क्वेश्चंस करवाया है बल्कि आपको बेसिक कंप्लीट पहले पढ़ाया और उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई, लिस्ट भी प्रोवाइड करा। तो इसके बाद आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे तो ये ईजिली कवर हो जाएगा। देखिए मेंबर्स की हम बात करते हैं तो सोहन सिंह भाकना है, केसर सिंह है, बाबा ज्वाला सिंह है, वाइस प्रेसिडेंट थे ये। इसके बाद करतार सिंह सराभा है, इनका नाम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, गदर पार्टी से जुड़े हुए। कांसीराम है, ट्रेजरर थे। मुंशीराम जो कि ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे। लाला ठाकर दास थे वाइस सेक्रेटरी, और लाला हरदयाल जी नो डाउट वेरी वेरी फेमस। ठीक है, 1913 में गदर पार्टी की स्टेब्लिशमेंट होती है और इनमें प्रमुख योगदान लाला हरदयाल जी का भी रहता है। सिविल सर्विसेज में ही केवल गदर पार्टी के ऊपर 3 से 4 सवाल पूछ लिए गए हैं, तो मैं मान करके चल रहा हूँ आप इस वीडियो को जरूर रेफर करेंगे, और इस कारण से हम यहाँ पे गदर पार्टी के क्वेश्चंस को कवर नहीं करेंगे।
तो देखिए स्टोरी कुछ ऐसी है कि गदर पार्टी के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अक्सर इंडियन ग्रुप्स को विजिट करते हैं ताकि उन्हें फ्रीडम मूवमेंट में जोड़ने के लिए एक तरीके से मोटिवेट किया जा सके। और लाला हरदयाल उस टाइम पे जनरल सेक्रेटरी होते हैं, ये अरेस्ट हो जाते हैं और इसके बाद जो है बाबा सोहन सिंह ये बनते हैं जनरल सेक्रेटरी। तो ध्यान रखिएगा कि लाला हरदयाल के बाद जनरल सेक्रेटरी कौन बनते हैं, तो सोहन सिंह भाकना। प्रेसिडेंट कौन बनते हैं, तो प्रेसिडेंट रहते हैं भाई संतोख सिंह। तो ये टफ क्वेश्चन मैं कहूँगा इसे। हालांकि अगर आपने नाम पढ़ा है गदर पार्टी से एसोसिएटेड तो सोहन सिंह भाकना का नाम भी जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि बहुत मेजर रोल जो है गदर पार्टी में ये इन्हीं का रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन सोशल रिलीजियस मूवमेंट से ही संबंधित एक क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि 1917 में विमेंस इंडियन एसोसिएशन के गठन में सबसे प्रमुख भूमिका किनकी थी? मार्गरेट कजिन्स का, मेहरबाई टाटा का, फातिमा शेख का, या सरोजनी नायडू का? ये चीज़ भी आपको इजीली स्पेक्ट्रम में मिल जाएगी, इवन स्पेक्ट्रम में तो लिस्ट भी दी हुई है। और इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, मार्गरेट कजिन्स। देखिए जो विमेंस इंडियन एसोसिएशन है ये अडियार मद्रास में फाउंड की जाती है 1917 में। और इनमें जो प्रमुख मेंबर्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं, फाउंडिंग फिगर्स एनी बेसेंट जी होती हैं, मार्गरेट कजिन्स हैं, डोरोथी, जीना राजदास हैं, और भी बहुत सारे जो हैं एसोसिएट्स होते हैं। इनमें काम क्या रहता है, वही रहता है लिबरेट करना वीमेन को, जो उनकी डिप्लोरेबल कंडीशन उस टाइम पे देखने को मिल रही थी। तो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जो है, सफरिंग कंडीशन थी, उसे इंप्रूव करने का प्रयास किया गया। देखिए लास्ट ईयर जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको कंप्लीट पीडीएफ दी थी। जैसे आर्य समाज के ऊपर अगर क्वेश्चन है तो ये पहला क्वेश्चन, ये देखिए सिविल सर्विसेज का पुराना क्वेश्चन है आर्य समाज के ऊपर। इसके बाद हम देखते हैं कि अगेन सीएपीएफ का क्वेश्चन क्रोनोलॉजिकल वाला, फिर सीएपीएफ में एक और पूछा गया था आर्य समाज के ऊपर। तो इस तरीके से मैंने आपको कंप्लीट, इवन ब्रह्मो समाज के ऊपर भी मैंने आपको 20 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया था। और ये पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर है, ठीक है। आप सर्च करेंगे, केवल सर्च करेंगे टेलीग्राम चैनल में जा करके सोशल रिलीजियस मूवमेंट, तो आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इवन वीमेंस एसोसिएशन को भी हमने कवर किया था, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सारे प्रीवियस। हाँ अब ये देखिए, अगर आप आर्य समाज पढ़ रहे हैं और आर्य महिला समाज के संस्थापक के विषय में पूछा गया यूपीएससी के द्वारा ही ईपीएफओ के पेपर में, तो इन क्वेश्चंस को भी कवर करना अनिवार्य है। अब थियोसॉफिकल सोसाइटी जैसे है तो आप देख सकते हैं यहाँ सीडीएस में भी पूछा इन्होंने। इसके बाद इवन सीडीएस 2014 में भी पूछा गया। इसके बाद सीडीएस 2012 में पूछा गया। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इन्हें आप कवर कर लें। यहाँ मैं कुछ इंपॉर्टेंट वीमेंस ऑर्गेनाइजेशन कवर करवा दे रहा हूँ, तो इसे अच्छे से समझ लीजिए। कुछ वीमेंस ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं, वीमेंस ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहला जो आपको लिखना है, सबसे पहला 1910 में इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा, सरला देवी चौधरानी जी का, चौधरानी, ठीक है। इनकी जो इन्होंने जो फर्स्ट मीटिंग करी, किनकी, कौन सी मीटिंग की हम बात कर रहे हैं, भारत स्त्री महामंडल। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत स्त्री महामंडल की पहली मीटिंग किनके द्वारा कन्वीन की गई, तो ये इलाहाबाद में कन्वीन की गई थी। किनके द्वारा, सरला देवी चौधरानी जी के द्वारा। कब, 1910 में। और ये फर्स्ट मेजर वीमेंस ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, वन ऑफ द फर्स्ट वीमेंस ऑर्गेनाइजेशन था, तो इस कारण से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक दो और मैं इंपॉर्टेंट वाला आपको बताता हूँ। इसके बाद जो फेमस नाम है वो है रमाबाई रेनाडे जी का। तो रमाबाई रेनाडे ने लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस को स्टैब्लिश किया था, लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस, ध्यान रखिएगा। तो देखिए बहुत सिमिलर से नाम मिलेंगे, इसलिए इसकी लिस्ट बना लीजिए, तभी ये चीज़ें याद रहेंगी। तो अभी तो हमने सब रमाबाई रेनाडे जी की बात करी, रमाबाई रेनाडे, ठीक है। बट एक और सिमिलर नेम से है, इनका नाम है पंडिता रमाबाई सरस्वती। कई बार पंडिता रमाबाई भी लिखा रहता है, तो ध्यान दीजिए इसे। तो जो रमाबाई रेनाडे है, इन्होंने नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस को स्टैब्लिश किया था। बट जो पंडिता रमाबाई है, इन्होंने आर्य महिला समाज को स्टैब्लिश किया था। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों ही पूछते हैं एग्जाम में, बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं। बट आप देखिए इसे कैसे याद रखेंगे। याद करिए आर्य समाज के फाउंडर कौन है, तो आपका आंसर आएगा सर दयानंद सरस्वती। तो जो दयानंद सरस्वती हैं, इनके नाम में भी सरस्वती आ रहा है, तो यहाँ से आप एसोसिएट करके याद रख लें कि जब आपसे आर्य महिला समाज के विषय में पूछा जाएगा तो नाम में सरस्वती आएगा, पंडिता रमाबाई सरस्वती जी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और रमाबाई रेनाडे जब पूछेंगे तो नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। ना अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को तो गलत करना बिल्कुल सिन है,
ठीक है। बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, बट इसलिए क्योंकि अभी रिसेंट में हमने जो पेपर डिस्कस करा था उसमें भी सब्सिडी अलायंस हमने डिस्कस किया, और इससे एक पहले भी हमने कई बार सब्सिडी अलायंस को डिस्कस किया और बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है। तो बिल्कुल स्टार मार्क करके अच्छे से पढ़ लीजिए, एनसीईआरटीज में कवर्ड है, बट मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, तो जो भी 20-30 सवाल हैं इस छोटे से टॉपिक के ऊपर उन्हें मैंने अलग से डिस्कस किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करूंगा। अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। तो आपसे क्या पूछा गया है, पहले राजा कौन थे जिन्होंने सब्सिडी अलायंस को एक्सेप्ट किया? तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, आसफ जा सेकंड। आप एलिमिनेट भी कर सकते थे ऑप्शंस में से। तो देखिए जो 1798 है ना, 1798 वो ईयर रहता है जिसमें हैदराबाद पहला इंडियन प्राइंसली स्टेट्स बनता है जो सब्सिडी अलायंस में शामिल होता है। सब्सिडी अलायंस के शर्तें आपको याद होंगी, उस टाइम पे लास्ट के लेक्चर में जब हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था उस टाइम पे मैंने सहायक संधि की शर्तें भी बताई थी। मुख्य शर्त तो यही थी कि जो भी राजा है वो अपनी आर्मी को डिसबैंड कर देगा और यूरोपियन आर्मी को शामिल करेगा, बट जो खर्चे हैं वो राजा ही प्रोवाइड करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फो मैंने लिख दिया है। निजाम अली खान, जिन्हें आसफ जाह सेकंड कहते हैं, ये उस टाइम पे हैदराबाद के निजाम थे और इस कारण से ये सबसे पहले जो है सबसे पहले प्राइंसली स्टेट होते हैं जिन्होंने सब्सिडी अलायंस को ज्वाइन किया। देखिए अगर हम हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे तो वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी, और जब ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी कवर करी हैं तो यहाँ पे डिस्कस करने का उनका कोई खास रेलेवेंस नहीं है, आप सेपरेटली इन्हें कवर कर लें। नाउ ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और ये हिस्ट्री का भी लास्ट क्वेश्चन है। देखिए आपसे क्या पूछा गया है, महाजन पद को क्रम में लगाना है बट दक्षिण से उत्तर। ठीक है, बहुत लोग नॉर्थ से साउथ लगा लेंगे, तो इसमें आपको ध्यान देना है, गलती नहीं करना है। अब देखिए महाजन पद वाला जो टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैंने आपको कहा इस सेक्शन को आपको बिना मैपिंग के नहीं पढ़ना है। इसलिए जब मैंने ये लेक्चर कवर करा हमारी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज थी हिस्ट्री वाली लास्ट ईयर वाली, उसमें मैंने इस तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चन महाजन पद वाले कवर किए थे, जिनमें हमने देखा था कि CDS में सिविल सर्विसेज में कई बार एग्जाम्स में जो है मैपिंग पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया इस टॉपिक से। तो ये आप इन्हें हैंड से ड्रॉ करें। ठीक है, जो मैंने लेक्चर लिया था उसमें मैंने अपनी हैंडमेड नोट्स को रिप्रेजेंट किया था और उसमें मैंने आपको दिखाया था कि इस तरीके से मैंने सारी चीज़ें ड्रॉ कर रखी हैं। ठीक है, वही चीज़ जो है आपको एट द एंड याद आएगी। तो अस्मक यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है, ये गोदावरी नदी के तट पर। इसके बाद अगर हम अस्मक से थोड़ा नॉर्थ की ओर चलें तो यहाँ आपको वत्स देखने को मिलेगा और चेदी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अस्मक है, चेदी है, और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे देखिए पांचाल है। ठीक है, पांचाल, और सबसे नॉर्थ में जब हम जाते हैं तो कंबोज देखते हैं। तो आई थिंक इसका जो आंसर है वो सबसे पहले अस्मक आएगा। ठीक है, फिर हमने देखा थोड़ा नॉर्थ में जब हम गए तो चेदी देखने को मिला, फिर पांचाल है, फिर कंबोज है। ठीक है, तो चूंकि हमसे साउथ टू नॉर्थ पूछा गया था इसलिए आंसर आई थिंक ऑप्शन जो है सी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में हमने हिस्ट्री के क्वेश्चंस को कवर कर लिया। इसके बाद अगर हम देखें तो ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस हैं, ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस हैं इनमें आप में देख सकते हैं कि अर्थक्वेक के ऊपर क्वेश्चन है, अभी सिविल सर्विसेज में भी रिसेंटली पूछा गया था। इसके बाद अर्थक्वेक के अलावा हमें लैंडफॉर्म के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि ऑलमोस्ट हर साल CDS वगैरह में पूछा ही जाता है। तो लैंडफॉर्म एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद इंसोलेशन है, हालांकि फिजिकल ज्योग्राफी के कंप्लीट लेक्चर्स में हमने इन चीज़ों को कवर करा है। तो अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आता है तो आप कमेंट करके अपने विचार जरूर स्पष्ट करें, और इसमें यह भी बताएं कि हमें नेक्स्ट किस सब्जेक्ट को कवर करना है। धन्यवाद, जय हिंद।